बच्चों नमस्कार। आज बच्चों मैं आपके लिए +1 इतिहास का दूसरा चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की लेकर के आया हूँ। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 राज्यों में जो साम्राज्य फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला हुआ था, वह साम्राज्य रोम साम्राज्य था। रोम साम्राज्य जो था काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और यह विशाल साम्राज्य आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा भाग इस साम्राज्य में शामिल था। ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि विश्व में शायद ही कोई साम्राज्य कभी इतना बड़ा हुआ हो। यह साम्राज्य जो था विविध स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं के वैभव से संपन्न था। क्योंकि ये इतना बड़ा साम्राज्य था, इसमें बहुत सी भाषाएं थीं और बहुत सी संस्कृति के लोग निवास करते थे। क्योंकि इसमें अफ्रीका महाद्वीप भी था, पश्चिमी एशिया भी था और यूरोप भी था। तो यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी निवास करते थे। वहाँ पर स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि स्त्री को यहाँ पर पूरा अधिकार था। वह अपने शादी के बाद भी अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होती थी और उसे तलाक लेने का भी अपने पति से पूरा अधिकार था। वह जब चाहे तब उससे तलाक ले सकती थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दासों पर और श्रमिकों के बल पर चलती थी, जिसके कारण जनता का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। दासों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय थी। उन्हें बेचा और ख़रीदा जाता था। प्रथम शती के ईस्वी के मध्य सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य जो था, जो कि आज वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। लातिनी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, यहाँ की जो मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा थी। परंतु पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। रोम के लोगों के मन में यूनानी संस्कृति के प्रति बहुत ही गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईस्वी के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में अनेक परिवर्तन हुए। ईसा की 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी सीमा तक ईसाईकरण हो गया और इस साम्राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 4वीं शताब्दी से रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट दिया गया। परंतु पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, वेंडल को जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगीं और ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी हुई थी। 5वीं शताब्दी तक पश्चिम का ये साम्राज्य
छिन्न भिन्न हो गया, मतलब अलग हो गया ये पूरी तरह से। परंतु अपने पूर्वी आधे भाग में यह साम्राज्य अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। 7वीं शती ईस्वी में ईस्वी से लेकर 15वीं ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य को अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया और फिर ये रोमन साम्राज्य का अंत था। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो पाठ में आए हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। ताचिन, ताचिन जो है बृहत्तर चीन अथवा मुख्य रूप से पश्चिम के लिए प्रयोग किया गया है। गणतंत्र, गणतंत्र जो शब्द है वो रोमन साम्राज्य के लिए प्रयोग किया गया है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट नामक संस्था में निहित थी। सेनेट, सेनेट जो है वो यहाँ का धनी अर्थात उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था है जिसके हाथ में के अधिकांशतः सत्ता रहती थी। गृह युद्ध की स्थिति भी इसमें कई बार आई। देश के भीतर सत्ता प्राप्त करने अथवा अन्य किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सशस्त्र संघर्ष जो है वो गृह युद्ध कहलाता है। बलात् भर्ती, बलात् भर्ती जो थी वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए सैनिक सेवा करनी पड़ती है और ये सैनिक सेवा करना हर नागरिक के जो कि उस वर्ग में शामिल है उसके लिए अनिवार्य होता है। निकटवर्ती पूर्व, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुसार पूर्व से अब प्राय भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व के प्रदेश से था। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है। सेंट अगस्तीन, 354 से लेकर 400 ईस्वी। सेंट अगस्तीन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे और जो बिशप होते हैं वो ईसाई समुदाय के एक अति महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं जिनका हुक्म उस क्षेत्र के हर ईसाई के लिए सर्वोपरि होता है और उसकी आज्ञा वो सभी लोग मानते हैं। काम चलाऊ साक्षरता, छोटे छोटे कार्यों के लिए पढ़ने और लिखने का प्रयोग बहुत कम था। वो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, केवल लिखने का दैनिक प्रयोग ही जानते थे। संविदा पत्र, ये जो संविदा पत्र है वो अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जो प्रायः व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे और जो लिपिक हैं वो उनका काम होता था इस तरह के संविदा पत्र बनाना और जो व्यापारी वर्ग हैं उन्हें प्रदान करना। ऋतु प्रवास, ये एक अनोखा शब्द है। ये शब्द जो प्रयोग किया गया है वो चारागाहों की तलाश में चरवाहों का भेड़, बकरियों तथा अपने अन्य पशुओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों तथा निचले इलाकों के बीच आवागमन से है। यह आवागमन मौसम अथवा ऋतु के अनुसार दिशा बदलता रहता था और जहाँ पर भी उन्हें पशुओं के लिए भरपूर चारा मिलता था वहीं पर ऋतु के अनुसार ये लोग प्रवास कर जाते थे। इसे ऋतु प्रवास कहा जाता था। दास प्रजनन, दासों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसमें दास स्त्री पुरुषों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।
जब दासों की संख्या कम हो जाती थी तब इस तरह की प्रथा का यहाँ प्रचलन होता था, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में दासों की भूमिका प्रमुख है, क्योंकि यहाँ की लगभग 40% जनसंख्या दास थी और उन्हीं के ऊपर यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो टिकी हुई थी। सभी कार्यों में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रैंकिनसेंस फ्रैंकिनसेंस एक सुगंधित राल जिसका प्रयोग धूप बत्ती, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। यहूदी विद्रोह यह विद्रोह रोम साम्राज्य के विरुद्ध जुडेया में हुआ था, जिसे रोमन वासियों ने यहूदी युद्ध नामक लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। अश्वारोही तथा नाइट वर्ग यह रोम साम्राज्य का परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक धनी तथा शक्तिशाली वर्ग था, और ये वर्ग जो था मुख्य रूप से सैनिक वर्ग था, और जब भी उन्हें राज्य विस्तार के लिए या युद्ध के लिए आवश्यकता होती थी तो ये जो वर्ग है वो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता था। एकाश्म का शाब्दिक अर्थ है किसी बड़ी चट्टान का टुकड़ा, परंतु समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में यह विविधता की कमी तथा आंतरिक एकरूपता को व्यक्त करता है। ईसाईकरण विभिन्न जन समूहों के बीच ईसाई धर्म के प्रसार की जो प्रक्रिया है वो ईसाईकरण है, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये सब किया था और लोगों को ईसाई धर्म के लिए प्रेरित किया था। सॉलिड्स जो है यह रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिनस द्वारा चलाया गया एक सोने का सिक्का है जिसका वजन 4.5 ग्राम हुआ करता था। दिनारियस रोम साम्राज्य में प्रचलित लगभग शुद्ध चांदी का एक सिक्का है। कोलोसियम रोम का रंगमंच, जहाँ पर तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों से मुकाबला करके दर्शकों का मनोरंजन करते थे, और ये यहाँ का एक प्रमुख मनोरंजन का साधन था। अब मैं आपको रोम साम्राज्य की पारिवारिक जीवन की कुछ मुख्य विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। रोम के समाज में परिवार की विशेषताओं तथा स्त्रियों की स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर एकल परिवार थे। रोम के समाज में एकल परिवारों का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई भी बहुत कम ही साझे परिवारों में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार का एक अभिन्न अंग माना जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही बड़ी अवधारणा है, और वहाँ पर बिना दासों के काम चलाना असंभव था। विवाह यहाँ पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का स्वरूप ऐसा होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। जो भी पत्नी को दहेज में मिलता था उस पर उसका अधिकार होता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था, लेकिन अलग होने पर पुनः उसे वापस मिल जाता था। विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी।